शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के एडिटोरियल वाले हिस्से की। हम पहला जो एडिटोरियल देखने वाले हैं वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ का मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो झड़प चल रही है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। इस डिस्कशन में बताया जाता है कि अभी हाल फिलहाल में जैसे कि आप मंत्रिमंडल में आप कोई मंत्री हैं, आप आपके राज्य में एक मंत्री हैं, जैसे कि पर्यावरण मंत्री हैं आप स्टेट में, या फिर कोई और डिपार्ट आपको मिल गया है। आपको किसी मामले में आपके ऊपर कोई केस हो जाता है, ठीक है, केस हो जाता है तो राज्यपाल को जैसे ही सुनाई दिया अरे इसके ऊपर तो केस हो गया यार, इसको तो सत्ता में रहना ही नहीं चाहिए, तुरंत इसको बर्खास्त करो। यही चीज़ किया गया है तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा। और ज़्यादातर राज्यपाल फटाफट काम कब करता है, जब उस राज्य में बीजेपी की सरकार ना हो। ऐसे टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि राज्यपाल कई सारे कदम ऐसे उठाता है जिससे कि केंद्र सरकार की जो मंशा है वो साफ जाहिर हो जाती है। कुल मिलाकर के कैसे न कैसे करके जो वहाँ की सरकार है उसके कामकाज को प्रभावित करना या फिर उसकी सरकार को गिराने का काम करना, कुल मिलाकर के आप ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ जो तमिलनाडु का अभी हाल फिलहाल में इतनी ज़्यादा चर्चा चल रही है, इसके अंतर्गत अभी एक मंत्री हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको डिसमिस कर दिया गया राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि जब राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री बताते जाता है वो उसको बनाओ, वो उसको ये बना दो। राज्यपाल अपने मन से कुछ नहीं करता है, सारा काम किसकी पसंद से हो रहा है, किसके मन का हो रहा है, मुख्यमंत्री के मन का हो रहा है। तो जब आप उसको बर्खास्त करने वाले थे तो आपने मंत्री परिषद की सलाह क्यों नहीं लिया, आपने मुख्यमंत्री की सलाह क्यों नहीं लिया? यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है। कुल मिलाकर के संविधान ने जो व्यवस्था बनाई है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, और पार्टिकुलरली किसके इशारे पर कर रहे हो आप? केंद्र सरकार के। इनडायरेक्ट तौर पर देखा जाए तो जो केंद्र सरकार बोलेगी वो राज्यपाल करेगा, उसी का तो आदमी रहता है वो। इस प्रकार की घटना यहाँ पर हमको दिखाई देती है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह लिए बगैर ही बिना सोचे विचारे मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। इनके ऊपर संविधान पर अपनी कमज़ोर पकड़ प्रदर्शित करने के मिशन पर ये लगे हुए दिख रहे हैं कि संविधान में इनकी कोई पकड़ मजबूत नहीं है। उन्होंने ऐसी कार्यवाही कर दी है जिसकी कोई नज़ीर नहीं है, जिसका कोई आपको एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलेगा, जो बिना सोचे विचारे की गई साबित हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को यह संवाद भेजा गया कि उन्होंने बिना मंत्रालय वाले राज्य मंत्री V सेंथिल बालाजी, जो अभी अस्पताल में है और न्यायिक हिरासत में है, को बर्खास्त कर दिया है। जानकारी किसको भेजी गई? वहाँ के मुख्यमंत्री को भेजी गई कि हमने भाई ऐसा ऐसा काम कर दिए हैं, तो हम सोचे थोड़ी जानकारी दे दें आपको। चंद घंटों के भीतर ही केंद्रीय गृह मंत्री की सलाह पर उन्होंने मुख्यमंत्री को फिर एक लेटर लिखा। वो इस आदेश को निलंबन में रख रहे हैं और भारत के अटॉर्नी जनरल की राय लेना चाहते हैं। कोई भी सोचेगा कि जिस राज्यपाल से संवैधानिक मानदंडों से बंधे रहने की हम उम्मीद करते हैं, उसने इतनी बड़ी कार्रवाई से पहले उचित कानूनी राय जरूर ली होगी, लेकिन रवि को कार के बाद कानूनी राय लेने की सलाह लेनी पड़ गई, जो निर्णय लेने की उनकी खराब क्षमता को बताता है। एक बार आपने डिसीजन ले लिए, फिर कह रहे हैं नहीं हम अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे, फिर थोड़ा सा सोचेंगे विचारेंगे। उनके पत्र में कहा गया है कि वो संविधान के आर्टिकल 153, 163 और 164 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो राज्य की कार्यकारी की शक्ति राज्यपाल में निहित होने, कैबिनेट की मदद और सलाह से उनके काम करने और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित हैं।
इन अनुच्छेदों में निहित संवैधानिक योजना इस बात में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ती है कि राज्यपाल के पास मंत्रियों की नियुक्ति करना या फिर बर्खास्तगी के मामले में कोई विवेक अधिकार नहीं है। ये सब किसके अंडर में चले जाता है? मुख्यमंत्री के अंडर में चले जाता है। वहीं देखा जाए तो राज्यपाल भी अपने आप को कहना चाहिए फ्री करने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए एक हालिया आदेश में सुप्रीम कोर्ट की कुछ कमेंट को बता रहे हैं। इसके माध्यम से कह रहे हैं कि मैंने सही काम किया हूँ। हालांकि किसी मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कानूनी ज़रूरत के बजाय नैतिकता के बोध से जुड़ा हुआ अनुरोध है। कानून के हिसाब से देखा जाए तो नहीं है, ये उसके माइंड में या फिर उसके सोच विचार के ऊपर ये निर्भर हो गई। राज्यपाल के लिए किसी को एक तरफा ढंग से इस आधार पर बर्खास्त कर देना कि मंत्री को हटाने की उनकी पहले की सलाह अनसुनी कर दी गई थी, एक संवैधानिक दुस्साहस के सिवाय और कुछ नहीं है। पहले आपने मेरी सुने नहीं थे, इसलिए मैं इसको अब हटा रहा हूँ। ये सब गलत बात है। बेहतर ये होगा कि अगर मंत्री आरोपों का सामना कर रहे हैं तो वे खुद से कुर्सी छोड़ दें। तो ये चीज़ तो आप देखते हैं कोई करता नहीं है, या फिर उन्हें संबंधित मुख्यमंत्री द्वारा हटाया जाए। ये चीज़ होना चाहिए। पास्ट में निचली अदालत में आरोप तय होने के बाद मंत्री हटाए गए हैं, पिछले यदि टाइम पीरियड को आप देखते हैं, लेकिन ये नैतिकता के उच्च मानदंड की रक्षा के लिए किया जाता है और ये हमारे संवैधानिक प्रणाली की बाध्यकारी विशेषता नहीं है। इसके बाद में हम सीधे चलते हैं इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन को देख लेते हैं एडिटोरियल के अगले हिस्से में। तो इंडिया और अफ्रीका दोनों किस प्रकार से चीज़ों को फेस कर रहे हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है और क्या क्या संभावनाएं हैं दोनों देशों, दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो आप ये देखेंगे कि देयर इज़ ए स्लो रियलाइजेशन दैट अफ्रीका कॉन्टिनेंट अकाउंटिंग फॉर नियरली 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन टुडे रीचिंग 25% इन 2050 नीड्स टू बी स्टडीज क्लोजली। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में लोगों को अपनी समझ बढ़ानी चाहिए, उसके बारे में अध्ययन करने चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विश्व की 17% जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में रह रही है और ये जनसंख्या बढ़कर के 25% हो जाएगी 2050 में। तो सरकारों को इस पर फोकस करना है कि देखो भाई, जनसंख्या यहाँ पर तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों की डिमांड तेज़ी से बढ़ेगी, इसलिए हम जो हमारे रिलेशन हैं वो अफ्रीका के साथ में बेहतर करें। पिछले 15 साल में यदि हम बात करें स्पेशली 2014 से ही इंडिया अफ्रीका के जो रिलेशन हैं वो डेवलप हुए हैं स्थिर तौर पर, लेकिन अभी भी जो है प्रोग्रेस को हमें अचीव करना है। इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 20 मेंबर अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप को इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा रिसेंटली प्रेजेंटेड द VIF रिपोर्ट। तो जो 20 मेंबर वाला अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप है, इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जिसका नाम रखा गया है इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप, क्या अचीवमेंट हुआ है, क्या चैलेंजेस रहे हैं और क्या 2023 के लिए रोड मैप हो सकता है। अफ्रीका में किस प्रकार से ट्रांजिशन हमको देखने को मिल रहा है, अफ्रीका किस प्रकार से बदलावों के दौर से गुजर रहा है। इस रिपोर्ट में एग्जामिन किया गया है कि कैसे करके अफ्रीका तेज़ी के साथ में बदल रहा है, उसकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसकी इकोनॉमी चेंज हो रही है, वहाँ की पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप पेंडेमिक से किस प्रकार से प्रभावित हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स हैं। इमर्जेस ए कॉन्टिनेंट दैट इज सेट टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। अफ्रीका चाहता है अपने आप में बदलाव लाना। ये धीरे धीरे करके रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है एंड इज़ डिवोटेड टू डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर स्थापित करना चाहता है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, पीस हो, प्रोग्रेस हो
यहाँ तक कि इथोपिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और जो अदर कंट्रीज़ हैं यहाँ पर कंटिन्यू आपको बैटल देखने को मिलेगा, युद्ध जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। विथ द चैलेंजेस पोज्ड बाय इंसर्जेंसी, एथनिक वायलेंस एंड टेररिज्म। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको इंसर्जेंसी भी देखने को मिल रही है, वहाँ पर एथनिक वायलेंस भी हो रहे हैं और यहाँ पर टेररिज्म से भी संबंधित घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आप देखते हैं कि जो यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले देश हैं उनके बीच में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, जैसे चाइना, रसिया, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, जापान, तुर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात, फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर रिलेशन विथ पार्ट ऑफ अफ्रीका टू इंश्योर मार्केट एक्सेस, गेन एनर्जी, मिनरल सिक्योरिटी, इंक्रीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। ये देश इतना ज़्यादा अफ्रीका के करीब क्यों चले जा रहे हैं? उनको पता है कि यहाँ पर हमको एनर्जी मिल सकती है, यहाँ मार्केट मिल सकता है, यहाँ पर हमें मिनरल मिलेगा। इसके साथ साथ में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है हमारे खुद के देश का, वो ज़्यादा से ज़्यादा देश दुनिया में फैला सकें। चाइना की बात करी जाती है कि चाइना स्टैंड्स अपार्ट आर्म्ड विद द कंसिस्टेंट एंड रोबस्ट पॉलिसी सिंस 2000। सन 2000 से आप देख लिए ये अफ्रीका का बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर बन गया है। एक इजी इन द रिपोर्ट एपैटली पोर्ट्रेज चाइना's रोल एज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर। एक रिपोर्ट है जिसमें चाइना के बारे में बताया गया है कि चाइना यहाँ छोटी मोटी हस्ती नहीं है बल्कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाला बन गया है। द रिसोर्स प्रोवाइडर एंड द फाइनेंसर, it has invested enormously in Africa in term of money, material and diplomatic push। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो चाइना ने सब तरफ से कोशिश करा है, जैसे कि पैसा भी फेंका है, मटेरियल भी दिया है और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी वो बढ़ाते जा रहा है। 2007 से आप देखेंगे चाइनीज़ लीडर ने इस महाद्वीप की 123 टाइम यात्राएं करी, जबकि जो अफ्रीकन लीडर हैं उन्होंने विज़िट किया था चाइना को लगभग 251 बार। VIF की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया हैज़ ए सब्सटेंटिव पार्टनरशिप विद अफ्रीका। ऐसा नहीं है कि हमारे भी जो है रिलेशन अफ्रीका के साथ में ख़राब रहे हैं, जो कि एक रिच फंड ऑफ गुडविल, बट इट इज़ रेजिलेंट बाय मेकिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस एंड प्लेस ए रेजर लाइक फोकस ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए जाते हैं कि कैसे करके आप अफ्रीका के साथ में आप अपने रिलेशन सुधार पाएंगे? तो जो सेंट्रल पार्ट है रोड मैप 2030 का, इस सेट ऑफ नियरली 60 पॉलिसी रिकमेंडेशन दैट आर डिज़ाइन टू डीपन एंड डाइवर्सिफाई द इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप। 2030 का जो रोड मैप रखा गया है, यहाँ पर 60 पॉलिसी बनाई गई हैं, पॉलिसी रिकमेंडेशन किए गए हैं। इसके माध्यम से हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे इंडिया अफ्रीका के पार्टनरशिप को। और यहाँ पर जो है 4 एरिया को कवर किया गया है। जैसे पहले नंबर का जो पिलर रहेगा वो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन है। सबसे पहले तो हमें जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने की कोशिश करना है, इसको हमें मजबूत करना है। इसके माध्यम से आप जो पीरियडिक लीडर्स समिट है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू द मीडिया ऑफ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। इसके माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं। द लास्ट समिट वाज इन 2015। इसके साथ साथ में एक जो नया स्ट्रेटजिक डायलॉग है दोनों देशों के चेयरपर्सन, तो इसमें चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन शामिल होगा और इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में। एक और जो रिकमेंडेशन दी जा रही है वो रिलेट करती है दोनों देशों के बीच में कंसेंसस बनना चाहिए एमंग G20 मेंबर्स ऑन द AU's एंट्री इनटू द G20। इसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 में शामिल आप करिए एज ए फुल मेंबर। Action is now underway following Prime Minister Narendra Modi's recent communication to G20 leaders requesting support for this proposal। और
इस मामले में देखा जाए ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिक्वेस्ट किया है कि नहीं, अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर आप बना दीजिए G20 में। एक्सपर्ट ग्रुप ने ये भी सजेस्ट किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है शुड हैव ए सेक्रेटरी एक्सक्लूसिव इन चार्ज ऑफ अफ्रीकन अफेयर्स। MEA के पास में एक तो सेक्रेटरी होना चाहिए जो कि इंक्लूसिव चार्ज के रूप में काम करे अफ्रीकन अफेयर्स से रिलेटेड, ताकि इन्हेंस किया जा सके इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ अफ्रीका पॉलिसी। सेकेंड नंबर की बात करी जाती है डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर के, तो सरकारों को ज़रूरत है कि वो इंक्रीज़ करें कुछ डिफेंस अटैचमेंट डिप्लॉयड इन अफ्रीका, उसको एक्सपांड करना पड़ेगा दोनों देशों के बीच में डिफेंस इशू से रिलेटेड डायलॉग में, एंड वाइड करना पड़ेगा मैरीटाइम कोलैबोरेशन को, एक्सपांड करना पड़ेगा लाइन ऑफ क्रेडिट को टू फैसिलिटेट डिफेंस एक्सपोर्ट। मोर कैन बी डन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिफेंस ट्रेनिंग स्लॉट। इसके अलावा यदि आपको कुछ और ज़्यादा करना है तो आप क्या काम करेंगे, जो डिफेंस के ट्रेनिंग स्लॉट हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो ट्रेनिंग हो रही है उसको आप बढ़ाइए, इन्हेंस करिए कोऑपरेशन को काउंटर टेररिज्म से निपटने के लिए। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी से निपटना है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भी आपको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। तीसरे नंबर की जो बात करी जाती है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन से रिलेटेड है। दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड रहा है वो $98 बिलियन का रहा है 2022-23 के दौरान। मतलब कुल मिलाकर के दोनों देशों के बीच को जो रिलेशन है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है उसको यहाँ पर बताया जाता है। ये जो आंकड़ा है ये अभी कम भी हो सकता है और ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इसके बाद चौथे नंबर का जो कदम उनको उठाना रहेगा दोनों देशों को, अफ्रीका और इंडिया को, वो है सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन। मतलब कि आपको ध्यान देना है कि आप दोनों एक तो अफ्रीका और इंडिया दोनों को एक दूसरे की कल्चर का सम्मान करना पड़ेगा, एक दूसरे को इन सब को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो कोऑपरेशन को हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। इसके लिए आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीच में इंटरेक्शन करिए, जो थिंक टैंक बनाए गए हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, सिविल सोसाइटी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उन्हें आपस में मिलजुल करके काम करना होगा। इसके साथ साथ में सेटिंग अप करने की बात करी जाती है नेशनल सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज़। ये एक सही कदम होने वाला है। इंडियन टेक्निकल एंड जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ITEC, इसके अलावा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR स्कॉलरशिप अवार्डेड टू अफ्रीकन शुड बी नेम्ड आफ्टर फेमस अफ्रीकन फिगर। जैसे कि हमारे देश की कोई यूनिवर्सिटी है वो अफ्रीकन स्टूडेंट को कुछ इनाम वगैरह प्रोवाइड करे। इसके अलावा वीज़ा के जो उपाय हैं अफ्रीकन स्टूडेंट के लिए जो कि हमारे देश में आना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन शामिल करना है, उनको थोड़ी से हमें ढील डोरी करना पड़ेगा, उनको थोड़ी सी छूट देना पड़ेगा। दे शुड आल्सो बी गिवन वर्क वीज़ाज फॉर शॉर्ट पीरियड। इसके अलावा हम जो है उनको शॉर्ट पीरियड के लिए वीज़ा दे सकते हैं कि नहीं, आप पढ़ाई करने आए हैं तो एक काम करिए, आप रोज़गार भी करिए, उनको हम दे सकते हैं वर्क वीज़ा।